ओए भाई देखिए, बोलिए मत। मेरे को टॉपिक बता दीजिए जिसके पास पूरे नोट्स है ना। इस चैप्टर के पूरे नोट्स हैं तो मेरे को बताते हैं, पूरे नोट्स है ना। टॉपिक बताते हैं ना, ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो कर सकता है। हमारे पास दो तरह के फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड की दो कैटेगरी होती है, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन ये लेस रैंडम होता है, लेस रैंडम। और ये क्या होता है? मोर रैंडम, मोर रैंडम। रैंडम का मतलब यही हो गया कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो मोशन होती है या इसकी मॉलिक्यूल की पोजीशन जो होती है लगातार चेंज होती रहती है। और लेस रैंडम का मतलब हो गया कि इसके मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। बाकी इन दोनों के ऊपर ही अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करोगे, तो खड़े नहीं होंगे, ये क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्लूइड हो गया, ठीक है। हमें पढ़ना भी है दो ब्रांच पढ़नी है फ्लूइड की। एक है हाइड्रो, एक है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, और दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक में फ्लूइड के बारे में जो भी पढ़ोगे उस हर कंडीशन में आपका फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। और हाइड्रोडायनेमिक में जो भी पढ़ोगे तो फ्लूइड आपका क्या रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया, हम पढ़ने आ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, आपको थ्रस्ट बताना रहेगा, थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब भी लिक्विड किसी कंटेनर में रखा जाता है तो वो उसके मॉलिक्यूल लगातार, आपको पता है, रैंडम होते हैं, मोशन में होते हैं। तो लगातार वो कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। टकराने पर उनका मोमेंटम चेंज होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। मोमेंटम के जो चेंज, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो जितने कंटेनर पे जितने भी मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उन सब के द्वारा लगाए गए टोटल फोर्स को, टोटल फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? थ्रस्ट। क्या कहते हैं? ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्या होगी? न्यूटन, ठीक है। अभी कई बार ये भी आता है कि शो करो कि थ्रस्ट क्या परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जो थ्रस्ट लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है कंटेनर की वॉल के। तो मैंने मान लिया कि एक मॉलिक्यूल टकराया और उसने फोर्स ऐसा लगाया, लेकिन ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है। तो इस एफ को दो पार्ट में रिजोल्व करेंगे। एक क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा? एफ साइन थीटा। आपको पता है एफ कॉस थीटा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, क्या है? और इस कंपोनेंट की वजह से लिक्विड क्या करता है? ड्यू टू दिस लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग। जो कि कंटेनर के अंदर रखा हुआ है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। आपने कभी देखा है कि कंटेनर के अंदर रखा हुआ लिक्विड अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर दे? नहीं करता। कंटेनर के अंदर रखा लिक्विड हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब कंटेनर के अंदर का लिक्विड रेस्ट में होता है। इसका मतलब ये वाली चीज हमेशा क्या होती है? एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है? जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल्स में क्या होगा? जीरो। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो अगर आ रही है तो इसका मतलब थीटा क्या है? 90 है। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां से ये प्रूफ हो गया। उसके बाद फिर प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये कौन सा एरिया है? तो ये ए एरिया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। तो ए मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो एक मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? एफ अपॉन में ए। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कहते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि भैया न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा? एल की पावर माइनस टू, है ना। सॉल्व करोगे तो एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर क्या हो जाएगा? आपका माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो होती है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। किसके ऊपर? कि भैया फोर्स, प्रेशर जो होता है वो एरिया फोर्स के डायरेक्टली होता है, और प्रेशर जो होता है वो एरिया के क्या होता है? सॉरी,
फोर्स के डायरेक्टली होता है और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली होता है। यदि आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यदि एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा। तो बस्ते की जो स्ट्रिप्स होती है वो चौड़ी होती है, चौड़ी होने से क्या होता है कि एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है तो कंधे पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो वुडन वुडन स्लीपर के ऊपर बिछाए जाते हैं, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक की बात करूं तो रेलवे ट्रैक का एरिया बहुत कम होता है, लेकिन जब उसको वुडन उस पर बिछा दूंगा तो इससे उन दोनों का एरिया कंबाइन होकर के बढ़ जाएगा। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। आपको रेत में चलना मुश्किल होता है लेकिन ऊंट आसानी से चल लेता है, क्योंकि आपकी एडी का एरिया बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। एरिया बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए आपकी एडी बार बार रेत में धंस जाएगी। ठीक है, जबकि ऊंट के केस में उसका एरिया क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कम लगता है, तो ऊंट के पैर रेत में नहीं धंसते, इसलिए वो आसानी से चल लेता है। ब्लंट नाइफ शार्प नाइफ से ज्यादा यूजफुल नहीं होती। ब्लंट नाइफ की बात करूं तो उसकी जो धार होती है उसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो चीजों को काटने में क्या होगी, आपको मुश्किल होगी। और अगर शार्प नाइफ की बात करूं तो शार्प नाइफ का एरिया क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होता है शार्प नाइफ का, तो उसका प्रेशर क्या लगेगा, चीजों पे ज्यादा लगेगा, तो वो आसानी से चीजों को क्या करेगा, काट देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्या टॉपिक है। डेंसिटी। डेंसिटी कुछ भी नहीं है भैया, आपको बताया था जो 1 मीटर क्यूब का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, किसी भी 1 मीटर क्यूब, किसी भी चीज को 1 मीटर क्यूब उठा लो, किसी भी चीज का 1 मीटर क्यूब उठा लो। 1 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का आपके पास डब्बा है, उसमें से भर लो वो चीज, तो 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने कहा 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो मेरे पास कोई चीज है जिसका वॉल्यूम क्या है, V मीटर क्यूब है, V मीटर क्यूब है, उसकी डेंसिटी क्या है, इसकी उसकी डेंसिटी आपकी है M kg। ठीक है, M, उसकी डेंसिटी आपकी M। तो V मीटर क्यूब का मास कितना है, M। तो 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा, M/V, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजों की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपकी बात है एयर की, तो एयर की डेंसिटी होती है 1.323 या 1.3 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एयर के 1 मीटर क्यूब को ले लोगे तो उसके मास कितना होगा, 1.3 किलोग्राम। ठीक है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 13.6 इंटू में 10 क्या थी, 3 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब आप मरकरी का 1 मीटर क्यूब लोगे तो उसका मास इतना आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की डेंसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। फिर आता है कि आपका रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये बताती है कि कोई चीज पानी के मुकाबले कितनी भारी है। कोई चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आ रही है या रिलेटिव डेंसिटी जो आ रही है वो 4 है, तो इसका मतलब वो चीज पानी से 4 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या है, आपकी 10 है, तो इसका मतलब पानी के मुकाबले वो 10 गुना भारी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री पर ही होती है। उससे ऊपर जाओगे या उससे नीचे के टेम्परेचर पे जाओगे तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, अपने आप ही कम होती जाएगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं वो लिखूं कि जो मरकरी होता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है RD ऑफ मरकरी आपकी 13.6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ वंशिका, इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी के मुकाबले 13.6 गुना ज्यादा भारी है। बस खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक भाई। पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहता है ये देखिए, यहां से थोड़ा सा टॉपिक अच्छा हुआ, पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ कहता है कि एक कंटेनर है जो कि चारों ओर से बंद है। ठीक है, चारों ओर से बंद है, बस यहां से एक होल है। ठीक है, उसके अंदर आपने पी प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो कह रहा है कंटेनर के हर पॉइंट पर पी प्रेशर क्या होगा, पी प्रेशर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। पी यहां पर भी पी बढ़ेगा, हर जगह पे पी बढ़ेगा, मतलब जितना प्रेशर आप क्लोज कंटेनर के अंदर बढ़ाओगे उसके हर एक पॉइंट पर उतना ही प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है पहली भैया लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसे धर्म काटा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपका कुछ इस तरीके का, अच्छा हाँ, आइडियल फ्लूइड समझते हो ना भैया? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, जिसके वॉल्यूम को चेंज ना किया जा सके, जिसकी डेंसिटी हमेशा क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसके अंदर भरा पड़ा है क्या, फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है ये? आइडियल फ्लूइड है, क्योंकि इसकी डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चारों ओर से बंद है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, स्मॉल ए है, इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। यहां पर आपने स्मॉल एफ फोर्स लगाया तो यहां पर एक अननोन फोर्स आया एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि स्मॉल फोर्स लगाने से इस ये एरिया क्या हुआ, x1 नीचे आया। ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाओ तो ये पिस्टन है ना, पिस्टन, पिस्टन P1 और ये पिस्टन P2। ठीक है, तो जब आप फोर्स लगाओगे पिस्टन P1 पे नीचे की तरफ, तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा, तो यहां का लिक्विड निकल करके इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना, x2। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो कहता है भैया पास्कल में कहते हैं कि जितना प्रेशर यहां पर आपने क्रिएट किया, कितना प्रेशर क्रिएट किया, फोर्स अपॉन में एरिया, उतना ही प्रेशर यहां पर आया। यहां का फोर्स कितना है, एक्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या होगा, एफ ए इंटू में ए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहां पर, एक पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात पता लगती है आपको कि x1 नीचे आया, कौन, A1, तो वॉल्यूम कितना होगा, x1 A1। यहां पर ये कितना ऊपर गया, x2, कौन, A, तो ये किसके बराबर होगा, x2 A के। तो यहां से आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये बात ध्यान रखना कि ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो ये ज्यादा नीचे आएगा। तो ये एरिया बड़ा है तो थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, ये कम ऊपर जाएगा, बता रखा ना आपको ये। इसका इसका ये है क्या, एरिया इंटू में डिस्टेंस, होता क्या है, वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम यहाँ का लिक्विड का नीचे गया, यहां से यहां पे गया, उतने लिक्विड यहाँ पे बढ़ा होगा। तो यहाँ का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया इंटू में यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ पे कितना लिक्विड कम हुआ होगा, तो एरिया, एरिया इंटू में यहाँ का डिस्टेंस जो नीचे गया। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा था जब मैं पहली बार पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना, AX2। अगला बताओ, हाइड्रोलिक ब्रेक आउट ऑफ सिलेबस है, अगला बोलो, है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम। ठीक है, एक लिक्विड कॉलम है, ये है। ठीक है, ये पूरा लिक्विड से भरा पड़ा है, पूरा लिक्विड से भरा पड़ा है, इसकी डेंसिटी क्या है रो, ठीक है, और ये जहां तक लिक्विड भरा पड़ा है उसकी हाइट क्या है, h है। ठीक है, तो इसके बॉटम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, इसके जहां पे कंटेनर रखा हुआ है, इसके बॉटम में जो फोर्स लग रहा होगा लिक्विड के वेट के बराबर होगा। वेट क्या होता है, mg। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है इसकी जी, तो वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंड्रिकल है ना, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है। इसका एरिया आपको गिवन है, इसका एरिया क्या है, ए, ए ले लो, इसको एरिया ना, स्मॉल ए ले लो, कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया कौन सा है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसका एरिया ए है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में, कईयों को नहीं पता होगा एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम कैसे होता है, तो भैया आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का है, किसका है, तो ये पाई आर स्क्वायर है क्या, एरिया है, किसका, ये इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा क्या लिखता हूं, एरिया इंटू में हाइट लिख दूंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो भैया इस सिलेंडर की हाइट कितनी थी, h, इसका एरिया कितना था, a, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख दिया, a इंटू में h, रो, और ये क्या हुआ, g हो गया आपका, ये हो गया फोर्स, क्या हो गया, जो बेस पे लग रहा है। आपको पता प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है बेटा, एरिया स्मॉल है ना, फोर्स कितना है, स्मॉल ए एच रो जी, और अपॉन में ए से कैंसिल हो गया, तो प्रेशर की वैल्यू होगी एच रो जी। अच्छा हाँ, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए लिक्विड की हाइट को 0 कर दूं, मतलब यहां से सारी लिक्विड हटा दूं, यहां से भगा दूं, लिक्विड को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो हाइट क्या रहेगी, 0 हो जाएगी, और 0 हाइट वाले पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। दूसरा, अगर आप ऐसे प्लेनेट पे ले जाओ जिसका कोई ग्रेविटी नहीं है, तो उसके में जी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो उस केस में भी प्रेशर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, 0 है, बहुत कम है, तो वो बॉटम पे कोई प्रेशर नहीं लगा सकता, उस केस में भी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0। अगला बोलो बेटा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ भी नहीं है भैया, कि अगर लिक्विड, देखिए जैसे 3 तरह के कंटेनर मैंने बनाए थे, एक कंटेनर ये था, एक कंटेनर ये था, ठीक है, और एक कंटेनर आपका ये है।
जल्दी बोल यार, जल्दी बोल, जल्दी बोल यार। क्लास में भाई, अभी मान गया भाई प्लीज, अभी चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, दिक्कत यार। कह रहे किस कंटेनर से सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, जहां पे बॉटम है। तो भैया आपको बता दूं, तीनों जगह से सेम ही निकलेगा। यहां से भी पानी निकलेगा उतनी रेट से, यहां से भी, वहां से भी। क्यों? क्योंकि भैया पानी का जो निकलने की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करती है? जहां पर ये आउटलेट है, जहां से पानी निकल रहा है, वहां का प्रेशर क्या है? पीए क्या है? और यहाँ का प्रेशर क्या है? यहाँ पर, यहाँ अंदर का प्रेशर क्या है? पता है कोई मेरे को? इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर क्या हुआ? बस कंटेनर के बॉटम पे यहां पर कितना प्रेशर होगा? आपको पता है बाहर से क्या लग रहा था? एटमोस्फेरिक तो लग रहा होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है आपको। टोटल प्रेशर क्या होगा? पीए प्लस एच रो जी। तो अंदर कितना प्रेशर है? पीए प्लस, बाहर कितना है? दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना है? एच रो जी क्या है? अब देखो यहां पर, देखो यहां पर प्रेशर बाहर से कितना लग रहा है? पीए। यहां पर भी कितना लग रहा है? पीए। लेकिन यहां पर कितना लग रहा होगा? पीए प्लस एच रो जी। यहां पर भी प्रेशर डिफरेंस सेम है बाहर और अंदर के बीच में। यहां पर देखो प्रेशर कितना लग रहा है? बाहर से पीए, यहां पर भी क्या लग रहा है? पीए। और अंदर के यहाँ पे टोटल इस लेवल पे कितना प्रेशर लगेगा? पीए प्लस एच रो जी। तो प्रेशर डिफरेंस फिर क्या रहा है? जब प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा तो लिक्विड का निकलने का रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। लिक्विड ऐसा नहीं कि यहाँ पे, अगर, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंटेनर यहाँ पे लिक्विड ये बढ़ा दो हाइट, तो अब यहाँ से क्या लगेगा? ज्यादा पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? एच रो जी की वैल्यू क्या होगी? दूसरे कंटेनर से ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? अगला बोलो भैया, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है? तो क्या? Calculation of atmospheric pressure. कैलकुलेशन ऑफ एटीएम प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन करना, कुछ भी नहीं है इसमें। टॉरिसली ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली लंबी सी, 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब थी, ब्यूरेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ब्यूरेट। जो 1 मीटर की लंबी टेस्ट ट्यूब होती है उसको ब्यूरेट कहते हैं। उसको नीचे से गर्म किया, उसके सारी अंदर की एयर को हटा दिया, एयर हट गई। और जैसी एयर हटी तो उसको टॉप को क्या कर दिया? थंब से बंद कर दिया। अंदर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। क्या हो गया? बाहर कितना था? एटमोस्फेरिक प्रेशर था, अंदर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हुआ। आपको पता है द फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू, मतलब अगर मैं उस अंगूठे को हटा दूं तो बाहर की हवा उस ट्यूब के अंदर वापसी चली जाएगी। ठीक है? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उस ट्यूब को उल्टा करके कहां लगा दिया? मरकरी में, मरकरी के टब में। तो मरकरी के टब में लगाया। मरकरी भी क्या फ्लूइड है? आपको पता है जहां पर वैक्यूम होता है वहां पर कौन भागता है? फ्लूइड भागता है। तो जो मरकरी फ्लूइड था वो क्या हुआ? उस स्पेस में गया। और स्पेस में कितना चढ़ा? 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर चढ़ा। ठीक है? तो हमने देखा भैया कि जैसे हमने मरकरी टब में डाला तो ट्यूब के अंदर जो आपका मरकरी चढ़ा, बाहर कितना प्रेशर था? एटमोस्फेरिक। ए पॉइंट पर कितना प्रेशर था? देखिए ए, और मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। और बी पॉइंट पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? प्रेशर ड्यू टू मरकरी। क्योंकि आपको पता मरकरी चढ़ा, मरकरी की हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर। ठीक है? अब देखो ना, तो ये मरकरी मरकरी नीचे आ रहा है ना मरकरी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर में प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या लग रहा है? एटमोस्फेरिक। प्रेशर एट पॉइंट बी क्या लग रहा है? मरकरी। और मरकरी ये क्या? लिक्विड है। लिक्विड के से प्रेशर क्या होता है? एच रो, एच रो जी। तो भैया एच कितना? 0.76, मतलब 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 गुणा 10 की पावर 3। और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। सॉल्व कीजिए तो आएगा 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर। ये आ गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ठीक है? कह रहा भैया यदि टॉरिसली इस मरकरी की जगह पे वाइन का इस्तेमाल कर ले। किसका इस्तेमाल कर ले? वाइन का। वाइन की डेंसिटी दे रखी है 954, 954 केजी पर मीटर क्यूब। बहुत कम है। ठीक है? पानी से भी बहुत कम है। ठीक है? 954 केजी पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है कि ये हाइट कितनी आएगी? जो यहां पर भी हाइट 76 सेंटीमीटर आई है, तब हाइट कितनी आएगी? मैंने टेस्ट में भी आया था, तुम्हारे स्कूल के उसमें टेस्ट में भी आया था, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है? तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो ध्यान रखना। अगर मैं मरकरी की जगह पर, देखिए प्रेशर तो उतना ही रहेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। बस इस बार हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ वाइन लिखेंगे। ठीक है? डेंसिटी ऑफ वाइन लिखेंगे
और जी की वैल्यू लिखेंगे, बस खत्म हो गया। आपको निकालना है कि हाइट ऑफ वाइन निकालना है। क्या निकालना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहे मरकरी से निकालो चाहे किसी से निकालो सेम आएगा, ठीक है। तो भैया हाइट ऑफ वाइन निकालने के लिए आपको सीधा करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाइन, और इनटू में क्या हुआ? जी हो गया। तो भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵ डेंसिटी ऑफ वाइन क्या 900 कितना है 154, ऐसी कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, और जी की वैल्यू 9.8 है। सॉल्व कर लीजिए। तो ये आया था आपका 10 मीटर के आसपास। मतलब समझे कि अगर टॉरिसली मरकरी की जगह पर वाइन का इस्तेमाल करते तो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मरकरी 76 सेंटीमीटर राइज हुआ था उतने ही प्रेशर में मरकरी वो वाइन कितना राइज होता? 10 मीटर। इतनी ऊंची तो छत नहीं होती किसी की, टेस्ट ट्यूब इतनी ऊंची रखनी पड़ेगी, मामला खराब हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला बोलो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आउट ऑफ सिलेबस, आगे बोलो, सब आउट ऑफ सिलेबस। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए आपको बताता हूं, सुन लीजिए, कंटेनर बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज, भाई प्लीज बोलिए मत, यहां पर मैं सारी चीजों को जोड़ दूंगा एक साथ, सारी चीजों को सरफेस टेंशन की, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये है लिक्विड की फ्री सरफेस, क्या है? देखिए इसमें कुछ टर्म्स है। पहली टर्म है आपका रेंज, सॉरी वाह, मॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। दो टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव, इसी में ही ना, ठीक है। एडहेसिव वो फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इसी की वजह से कोई चीज दूसरी चीज से क्या होती है? चिपक पाती है। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जैसे मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल, वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव है। ये दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम टाइप के बीच में लगे तो कोहेसिव, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे तो एडहेसिव, ठीक है। अब देखिए फिर आता है मॉलिक्यूलर रेंज, क्या आता है? तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जहां तक कुछ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब उसको कंसिडर करें, ठीक है, कंसिडरेबल अट्रैक्शन लगा पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद नहीं लगा पाता, वहां तक और उसके अंदर वाले डिस्टेंस पर लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। अब उसका आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ, तो एक मॉलिक्यूल की रेंज को लेकर के एक स्फीयर खींच दीजिए, तो स्फीयर के अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल को या सेंटर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं भैया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के दो पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट होता है और एक क्या होता है? अपर पार्ट होता है। अगर लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों जगह से फोर्स सेम लग रहा है तो नेट फोर्स सेंटर वाले फोर्स पे क्या होता है? सेंटर वाले मॉलिक्यूल पे क्या होता है? जीरो। क्या लगता है? उस मॉलिक्यूल पे अगर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो वो मॉलिक्यूल के पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा इसका मतलब वो डेड है एक तरह से। क्या है? और डेड चीजों के पास एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। तो आप बात करते भैया, हाँ इसमें मैंने बताया था सरफेस फिल्म, क्या बताया था? सरफेस फिल्म। तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, वो नीचे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाले सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ, इसके अंडर में आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं? नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स को, अब ये वाला मॉलिक्यूल नीचे के सारे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? तो यहां पर सब एक दूसरे से क्या हुए? जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए इस लेयर के। तो यहां पर क्या बन गई? एक फिल्म बन गई। क्या बन गई? इसी फिल्म को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस फिल्म कहते हैं। और इसकी थिकनेस क्या होती है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। पता वही ना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की रेडियस क्या होती है? रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज। तो इसकी थिकनेस भी क्या होगी? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर, ठीक है। अच्छा, अभी सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ठीक है, समझ गया? जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? अब जब इस फिल्म के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे पे खींच रहे होंगे तो मॉलिक्यूल पे क्या होगा? एक ऐसा लगेगा कि चारों ओर से खींची हुई है। बस सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे खींच रहे हैं ना। मान लो, चलो देखिए मैं किसी का हाथ पकड़ के खींचूं तो ये तो मेरा खींचना हुआ, लेकिन अगर वो मेरे को भी खींचे तो क्या होगा? कि हमारे दोनों के हाथों पे खिंचाव आएगा। ऐसे क्या होगा? इस फिल्म के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो ऐसा लगेगा कि जो सरफेस की फिल्म है क्या हुआ? खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह लगेगी। कैसे लगेगी? तो उस खिंची हुई मेम्ब्रेन के पर यूनिट लेंथ पर जो भी फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पर जो भी कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? देखिए मान लीजिए फिल्म बनी है, इसकी टॉप फिल्म की बात कर रहा हूं, ये टॉप फिल्म है। तो आपको पता है टॉप सारे मॉलिक्यूल चाहिए, मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करें? अपनी तरफ की, ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा, सब एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो इस फिल्म के ऊपर क्या आएगा? खिंचाव, एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगी। उस मेम्ब्रेन के एल लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है? जितनी बड़ी लेंथ लोगे, सुन लीजिए,
उस मेम्ब्रेन के ऊपर जितनी बड़ी लेंथ लोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स लगेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन में लेंथ। इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब देखिए हर मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के लिक्विड जो होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके से खींचते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू लगातार क्या होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए बदलती है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन भी क्या होगा, बदलेगा। तो हर मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन क्या होता है, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है। बात करूं मैं मरकरी की, किसकी बात करूं, मरकरी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत तगड़े से हर जगह से खींचते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एल लेंथ में ही बहुत ज्यादा फोर्स आता है, इसलिए मरकरी का सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भैया। और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के मॉलिक्यूल एल लेंथ में कम एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, जो उस फिल्म के टॉप पे लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। मतलब आप कुछ ऐसे सोचो ना कि एक मॉलिक्यूल है, उसके एक आदमी है, उसके चारों ओर हाथ है, और उन हाथों से बाकी और आदमी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी ना, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। सोचो इस चीज को, फील करो। ठीक है, मान लो एक बंदा है, ये आदमी है, इसके ये इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है। इन हाथों से ये दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, उस मॉलिक्यूल के भी तो बहुत सारे हाथ होंगे, तो वो औरों को पकड़ेगा तो सारे पकड़ पकड़ के क्या बना लेंगे, फिल्म बना लेंगे। और उस फिल्म पे क्या लगेगा, क्योंकि खींच रहे एक दूसरे को, तो क्या लगेगा, खिंचाव। उस खिंचाव पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं। अब जरा हम थोड़ी मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बात करें। ठीक है, तो भैया जो अंदर मॉलिक्यूल होता है, और एक बात ध्यान रखना, सरफेस टेंशन हमेशा किस पे लगता है, फ्री सरफेस पे। किस पे लगता है, तो भैया देखिए, अगर हाँ, ये फ्री सरफेस वो होती है जो एयर के कांटेक्ट में होती है। अब क्यों लगता है ये भी सुन लीजिए। अगर मैं इस ए मॉलिक्यूल की बात करूं तो ए मॉलिक्यूल जो है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, अपर हाफ और लोअर हाफ, दोनों जगह पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी। ए मॉलिक्यूल पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और ए मॉलिक्यूल पे अगर नेट फोर्स की वैल्यू अगर लग रही है जीरो, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। तो ये क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, एक लास्ट बड़ी स्टेबल रहती है जिसके क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती। अगर मैं बी मॉलिक्यूल की बात करूं तो बी मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे तो इसका कुछ पार्ट क्या बाहर है, इसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है। इसका मतलब ऊपर से कम फोर्स लगेगा इसके ऊपर, नीचे से ज्यादा फोर्स लगेगा। तो बी मॉलिक्यूल क्या है भैया, फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। कहां लग रहा है, बी पे, डाउनवर्ड। ठीक है, और इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा। ये क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा। लेकिन अगर मैं सी मॉलिक्यूल को देखूं तो सी मॉलिक्यूल का अपर वाला पूरा का पूरा खाली है, ऊपर से कोई फोर्स ही लग रहा, सारा फोर्स कहां लग रहा है, नीचे से। तो इस सी मॉलिक्यूल की बात करूं तो सी मॉलिक्यूल पे नीचे क्या है, हाई डाउनवर्ड फोर्स। और तो इसका मतलब सी मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब जो चीज अनस्टेबल रहती है तो खुद को क्या करेगी, स्टेबल करेगी। क्या करेगी, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। अपनी एनर्जी को कम स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वहां पर आता है सरफेस टेंशन। क्या आता है, अब सरफेस टेंशन क्या करता है, चारों ओर से खिंचाव लगा करके कैसा बना देता है बॉडी को, स्पेरिकल। कैसा बना देता है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। जब सरफेस एरिया जैसे ही कम होगा तो सरफेस पे मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे सरफेस पे मॉलिक्यूल की संख्या खुद ब खुद कम हुई, वैसे क्या होगा, सरफेस की एनर्जी कम हो जाएगी, और सरफेस की जैसी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस सरफेस टेंशन का काम ही क्या है, सरफेस एरिया को कम करना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना। इसलिए आप देखोगे पानी लिक्विड जो भी है उसको छोड़ोगे तुरंत वो कैसी शेप की हो जाएगी, स्पेरिकल। रीजन यही है क्योंकि जैसे आप उसको छोड़ोगे तो उसकी बहुत सारी सरफेस क्या होगी, एयर के कांटेक्ट में हो जाएगी। और आपको पता है जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है वहां पर क्या लगता है, सरफेस टेंशन। तो उस जो छोड़ी आपने ड्रॉप है उसके चारों ओर एयर है, तो चारों ओर से क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। और चारों ओर से जब फोर्स लगेगा तो उसकी शेप कैसी होगी, स्पेरिकल। और स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम तो सरफेस में मॉलिक्यूल भी मिनिमम, और मॉलिक्यूल मिनिमम तो एनर्जी मिनिमम, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, अगला बोलो, सरफेस एनर्जी। तो भैया सरफेस एरिया क्या करता है, ओ सॉरी, सरफेस सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करता है। सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को कम करता है। लेकिन अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा दो तो इसका मतलब आपने क्या किया, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क किया। क्या किया, सरफेस टेंशन हमेशा एरिया को कम ही करेगा।
लेकिन यदि आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो इसका मतलब आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, और जब आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी, सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं, वर्क अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन। अरे भाई किस, अच्छा मक्खी थी क्या यहाँ पे, ये है सरफेस एनर्जी, वर्क अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया कम करता है। हम उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब एरिया कम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जो एरिया बढ़ेगा उसकी वजह से जो भी एनर्जी आएगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सरफेस एनर्जी कहते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक बड़ा सा ये यहाँ से एक रेक्टेंगुलर मैश करा बता दिया था, ठीक है। ये मूवेबल आर्म है, ठीक है। इस पे बनी है एक फिल्म, क्या बनी है, फिल्म की दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में, और दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में तो मतलब दो जगह से सरफेस टेंशन लगेगा। एक बाहर वाली एयर, अब ये फिल्म है तो फिल्म की आगे और पीछे दोनों लेयर क्या है, एयर के कांटेक्ट में, दोनों जगह से क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। अब इसकी लंबाई क्या है, एल, ठीक है। तो ये है, ये लंबाई क्या है, यहां से तक की एक्स है, ये क्या है, एल है। तो हमेशा सरफेस टेंशन वहीं से लगता है जहां से एरिया को कम कर सकता है। तो भैया सरफेस टेंशन कहां से लगा, यहां से। इस आर्म को अंदर लाने का प्रयास कर रहा है सरफेस टेंशन। आर्म को अंदर लाएगा तो जाहिर सी बात है फिल्म का एरिया अपने आप कम हो जाएगा, सरफेस की एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हम वर्क यहां पे कर रहे हैं, हमने क्या किया, सरफेस टेंशन इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन हम फोर्स यहां पे लगा दे रहे हैं। और आपको बता दूं एक्सटर्नल फोर्स बराबर में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इंटू में एल। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, एल क्या है, लेंथ जिसपे लग रहा है, एल ये रहा। तो भैया सरफेस एक्सटर्नल फोर्स मेरा ये हो गया सिग्मा इंटू में एल। अब इस फोर्स की वजह से ये जो आर्म ए बी था वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यानी फिल्म का एरिया इतना बढ़ गया। कितना दूर लाया मैं, डेल्टा एक्स लाया, कितना लाया, डेल्टा, कितना है, ये एरिया बढ़ाया, इसको लिख दिया डेल्टा ए। तो इस डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, इतने की एरिया की वैल्यू क्या होगी, लंबाई क्या है इसकी, एल, चौड़ाई क्या है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया हमने क्या किया, जो हमने वर्क किया, वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन, क्या होगा, फोर्स इंटू में वर्क अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कितना फोर्स लगाया, ये लगाया, अब सरफेस टेंशन ये फोर्स लगा रहा था ना, आपने उसके अगेंस्ट में ये फोर्स लगाया। तो इस फोर्स को लीजिए एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एल इंटू में डेल्टा एक्स। एल इंटू में डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा है। तो सिग्मा एल डेल्टा है, ठीक है। ये होगी वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। और जो भी आप वर्क करते हो अगेंस्ट किसके, सरफेस टेंशन के, वो किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के। यहां पर एन भी लगा देते हैं। एन क्या, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। ये वो फेज है जो एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब आते भैया बबल, एक्सेस प्रेशर याद है ना। देखिए अगर दोनों साइड का इंटरनल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर दोनों बराबर होता है, लिक्विड की सरफेस क्या होती है, कैसी होती है, प्लेन। लेकिन अगर आपका इंटरनल प्रेशर बढ़े आता है तो लिक्विड की सरफेस क्या होती है, कॉन्वेक्स, क्या होती है। और अगर आउटसाइड प्रेशर बढ़े आता है तो लिक्विड की सरफेस क्या होती है, कॉनकेव। याद नहीं याद है, ठीक है। तो अगर कोई सरफेस आपको कॉन्वेक्स दिख जाए तो समझ जाना कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। और इसी प्रेशर का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सेस प्रेशर। क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर की वजह से इसकी शेप कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। तो टॉपिक क्या है, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इन बबल। एक्सेस प्रेशर इन बबल ही नहीं, सबके लिए, इन बबल या ड्रॉप। अब देखिए आपको पता है बबल ये है कॉन्वेक्स शेप का, तो इसका मतलब अंदर की तरफ प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बाहर की तरफ प्रेशर क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस इसकी। तो एक्सेस कितना होगा, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, एक्सेस। और इसकी वजह से इसका शेप क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। इसकी वजह से इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ, रेडियस पहले इसकी क्या थी, आर, अभी कितनी होगी, डेल्टा आर बढ़ गई। तो नया फाइनल रेडियस देखिए, इनिशियल रेडियस क्या होगी, इनिशियल रेडियस क्या होगी,
आर, और फाइनल रेडियस क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर होगी। मतलब एरिया बढ़ गया, रेडियस बढ़ी तो एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो सरफेस की एनर्जी बढ़ी है, और सरफेस की एनर्जी बढ़ती है कब, जब आप सरफेस टेंशन का अगेंस्ट में वर्क करते हो। अच्छा एक चीज देखिए, इस पे जो सरफेस टेंशन लग रहा था वो इसके सरफेस एरिया को कम कर रहा था, लेकिन इसके अंदर एक और चीज लग रही थी, एक्सेस प्रेशर, उसने इसके सरफेस एरिया को कम नहीं होने दिया, उल्टा बढ़ा दिया। तो यानी उस सरफेस टेंशन ने सरफेस एनर्जी के सरफेस सॉरी उस जो अंदर एक्सेस प्रेशर था उसने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम किया। और जब भी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में काम होता है किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के। तो यहां पर सरफेस एनर्जी कितनी आएगी, सरफेस एनर्जी कितनी आएगी, एन सिग्मा डेल्टा है। डेल्टा है, एन क्या है, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। अगर ड्रॉप होगी तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बबल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सिग्मा डेल्टा है क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है। एन सिग्मा फाइनल एरिया क्या होगा, 4 पाई आर फाइनल स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या होगा 4 पाई आर इनिशियल स्क्वायर, ठीक है भैया। और आपको बता दूं यहां पर अगर डेल्टा आर आपको कहीं भी दिख जाए तो उसकी वैल्यू क्या लिखना, 0, क्योंकि डेल्टा आर एक स्मॉल टर्म है, स्मॉल टर्म का स्क्वायर क्या होता है उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी आ गई। अब सरफेस एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि सरफेस टेंशन का अगेंस्ट में वर्क किया, वर्क हुआ, और सरफेस टेंशन का अगेंस्ट में वर्क किसने किया, एक्सेस प्रेशर ने। तो भैया सरफेस एनर्जी इक्वल्स में वर्क डन अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन। तो भैया सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में कितना वर्क किया, देखिए सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन अगेंस्ट दी, वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स अगेंस्ट दी सरफेस टेंशन, है ना, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा। अच्छा फोर्स किसने लगाया, एक्सेस प्रेशर ने। फिर देखिए सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो फोर्स लगाया है, सरफेस टेंशन एरिया को कम कर रहा था, उसके अगेंस्ट में किसने वर्क किया है, एक्सेस प्रेशर ने। तो किसने फोर्स लगाया होगा, एक्सेस प्रेशर ने। तो एक्सेस प्रेशर का फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू में इनिशियल एरिया। देखिए जो आपका एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो किस पे लग रहा है, छोटे वाले पे या बड़े वाले पे, छोटे वाले पे, तभी छोटे वाले का साइज बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो ये एक्सेस प्रेशर है और कौन सा एरिया, इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया इसलिए होगा क्योंकि वहां पर भी अगर एक्सेस प्रेशर होता तो इसका साइज, अगर यहाँ पे भी एक्सेस प्रेशर लग रहा होता तो इसका साइज और बड़ा जाता, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, खत्म, 0, ठीक है, इंटू में डेल्टा आर। तो भैया आपको पता ही है पी की वैल्यू किसके बराबर है, इनसाइड माइनस आउटसाइड, बोले तो एक्सेस प्रेशर। इनिशियल एरिया क्या है, 4 पाई आर इनिशियल, और इंटू में क्या है, डेल्टा आर। ये भी दिए सरफेस एनर्जी की वैल्यू ये भी आ रखी है, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, और सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या रखी है, ये आ रखी है। दोनों को बराबर करोगे आपका, आपको बल निकालना है तो एन की वैल्यू 2 यूज करोगे, ड्रॉप निकालनी है तो एन की वैल्यू 1 यूज करोगे। अगला बोलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो देखिए ये कुछ लिक्विड होते हैं जो कंटेनर के अंदर राइज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ लिक्विड कंटेनर से राइज करते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड जो होते हैं कंटेनर के अंदर एकदम फ्लैट रहते हैं ऐसे ऐसे, और कुछ लिक्विड होते हैं जो कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं, दूरी बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टेंजेंट के बीच का एंगल है। एक टेंजेंट होती है सॉलिड लिक्विड सरफेस को टच करने वाली, और एक टेंजेंट होती है लिक्विड सॉरी लिक्विड सॉलिड को टच करने वाली, और एक होती है लिक्विड एयर को टच करने वाली। इन्हीं के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पर जरा हम टेंजेंट खींचते हैं, तो ये वाली कौन सी टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो खींची है मैंने वो किसको टच कर रही है, लिक्विड को, और ऊपर से एयर को। तो टेंजेंट कौन सी है, लिक्विड एयर। ये टेंजेंट खींची मैंने, तो ये टेंजेंट किसको टच कर रही है, इधर से लिक्विड को और इधर से कंटेनर की वॉल को। कंटेनर की वॉल क्या होती है, सॉलिड होती है,